So last time we had discussed iteration. Iteration पढ़ा था last time, याद है ना? For loop, while loop. ये basic constructs सब पता चल गए. You have understood the basic constructs. So let us first solve a problem which was given in the mid-sem examination. Have you seen the mid-sem exam paper on Moodle or on the home page? आप लोगों में से होम पेज कौन कौन रेगुलरली देखता है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देखता. देखिए, खाली हफ्ते में 1 घंटा भर हिंदी में क्लास अटेंड करने से प्रोग्रामिंग नहीं आएगी. जैसे अंग्रेजी आप इतने घंटे पढ़ते हैं, उसके साथ उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रोग्रामिंग भी की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है. और इसके लिए कई सारे एग्जाम्पल्स जो है क्लास में बताए जाते हैं. वो जो क्लास भी जो लेक्चर्स होते हैं, उनकी जो स्लाइड्स रहती है, वो स्लाइड में प्रोग्राम रहती है, और वो सब की सब स्लाइड Moodle पे और होम पेज पे हमेशा लगाई जाती है. तो इसका मतलब आपने एक भी लेक्चर जो रेगुलर सेशन में होता है नहीं पढ़ा. ये तो गड़बड़ है. पढ़ा है, सब लेक्चर्स पढ़े, पहला, दूसरा, तीसरा, 10 हो गए. तो पढ़ना चाहिए ज्यादा. उसके खाली लेक्चर स्लाइड नहीं पढ़ना है, वो प्रोग्राम लिख के देखना है, समझ में आता है कि नहीं, क्या कर रहा है प्रोग्राम. वो प्रॉब्लम इज स्पेसिफाइड इन इंग्लिश, सो ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी. नाउ योर प्रॉब्लम इज, तुम लोग अकेले अकेले काम करते हो या 2-3 जन मिल के काम करते हो. कोलैबोरेटिव वर्क नहीं करते. मान लीजिए आप अंग्रेजी में प्रश्न पढ़ रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया तो समझने की कोशिश करेगा, छोड़ देगा, ज्यादा से ज्यादा एक दोस्त से पूछ लेगा. ऐसे नहीं होता है. आप अपने आप को एक बड़ा ग्रुप मानिए, और ग्रुप में किसी को भी कोई चीज समझ में आ गई तो इमीडिएटली ईमेल लिख के या बात करके इमीडिएटली सबको बताएं. ऐसे पढ़ाई होगी, नहीं तो नहीं होगी. ठीक है. तो क्विज पेपर Moodle पे अपलोड किया है, देखा आपने क्विज पेपर? जो स्लॉट 5 और स्लॉट 11 के लिए अलग अलग पेपर बनाया था. सिमिलर प्रॉब्लम्स थे. तो वो सवाल कुछ सॉल्व किया आपने उसमें से? पहला वाला किया, execute करा program. You have executed all the program. Okay. What about next question? There is a question that a number is given in the range ये रेंज है. इस रेंज में 2 नंबर दिए हैं आपको. एक N1 दिया है और एक N2 दिया है. और सवाल ये पूछा है कि दोनों नंबर के मिडिल जो 2 डिजिट्स है वो निकालें, उन डिजिट्स का सम करें, और ये बताएं कि पहले वाले का सम ज्यादा है या दूसरे वाले का सम ज्यादा. समझा सवाल आप? जैसे पहला नंबर दिया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 दिया है. दूसरा नंबर दिया है 7 5 8 3 4 1. ऐसा कोई नंबर, 2 नंबर दिए. तो 2 नंबर में से मिडिल 2 डिजिट्स कौन से हुए? इसके हो गए 3 और 4, इसके हो गए 8 और 3. अभी वो मिडिल 2 डिजिट्स का एडिशन करेंगे, सम क्या होगा पहले वाले का और दूसरे वाले का? कौन सा बड़ा है इसमें से? 11 बड़ा. तो आपको उत्तर ये लिखना है कि सेकंड नंबर जो है उसके मिडिल 2 डिजिट्स की सम पहले नंबर के मिडिल 2 डिजिट्स की सम से ज्यादा है. अब ये नंबर तो एग्जाम्पल है, एक्चुअली कुछ भी नंबर हो सकता है. देयर कैन बी एनी नंबर. हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हैव यू रिटन अ प्रोग्राम? ऑल ऑफ यू हैव डन दैट? सॉल्व्ड इट करेक्टली? ओके, सो यू टेल मी हाउ आई विल राइट. You tell me the program, I will write it, then we will correct it later. So let me start by saying int main. इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड कंपाइलर डायरेक्टिव्स होंगे वो हम छोड़ देते हैं, आ जाएंगे करके. अभी क्या डिक्लेरेशंस, क्या लोकेशंस लगेंगे आपको? पहले तो N1 लगेगा, फिर N2 लगेगा. ये 2 डिजिट्स के सम निकालने हैं. ओके, तो
इसको बोलते हैं मिडिल ऑफ N1 सम और मिडिल ऑफ N2 सम, यानी मिडिल 2 डिजिट्स की N1 नंबर की सम और मिडिल 2 डिजिट्स की N2 नंबर। डिजिट्स अलग अलग लगेंगे क्या आपको? सम कैसे करोगे अगर डिजिट्स नहीं निकालोगे? निकाल सकते हैं अलग डिजिट्स बिना रखे, लेकिन अगर इफ यू वांट टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन क्या है? फर्स्ट यू टेक वन नंबर N1, फाइंड आउट दिस डिजिट, फाइंड आउट दिस डिजिट सेपरेटली, फाइंड आउट द सम, दैट सम वी आर नोमेनक्लेचरिंग एज Mn1 सम। दूसरा नंबर लिया, उसके भी 2 डिजिट निकाले, उसकी सम निकाली, उसको ये करेंगे। जो डिजिट आप मान लीजिए रखना चाहते हैं तो कहाँ रखेंगे? कोई लोकेशन से चाहिए उसके लिए, तो कुछ नाम याद दीजिए कि उस लोकेशन में हम वो नंबर रख देंगे, डिजिट रख देंगे। 2 डिजिट है पर हर एक के, तो क्या वेरिएबल्स कैसे यूज करेंगे आप? नहीं, N1 सम जो लोकेशन है उसमें सम रहेगा दोनों डिजिट का, यानी 3 + 4 7 रहेगा उसके अंदर, लेकिन 3 कहां रहेगा और 4 कहां रहेगा? ये 8 कहां रहेगा और 3 कहां रहेगा? ये भी कहीं रहना चाहिए ना, फिर इसके सम करेंगे आप, तो कहां रखोगे आप उसको? तो उसके लिए लोकेशन चाहिए कुछ, तो बोलिए कुछ नाम जो आपको सोचते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे बंद कर दिया, फिर याद आया कि भाई नहीं, डिजिट्स के लिए जगह चाहिए, यू नीड स्पेस फॉर दोस डिजिट्स, वेयर विल यू पुट दोस? So I will call it N1 D1, N2 D2, sorry N1 D2, ओके। ये हो गए ये डिजिट और ये डिजिट, और उसी तरह से N2 D1 और N2 D2 हो गए डिजिट्स। अब इसके बाद में you have to read those numbers, so tell me the statements, what will you do to read N1 and N2? N1 और N2 दिया है आपको, वो पढ़ना है नंबर, नहीं पहले नंबर पढ़ना है आपने, पहले वो उसके स्टेटमेंट बताओ, what will be the statement? सी आउट में क्या लिखेंगे? सी आउट ठीक है, लेकिन इसमें गलत हो गया। क्या गलत है? डबल कोटेशन मार्क चाहिए। यू आर आउटपुटिंग ए स्ट्रिंग एज ए मैसेज। अब मैसेज दे दिया तो यूजर इनपुट देगा वैल्यूज, कैसे पढ़ेंगे उसको आप? बोलिए। N1 कैसे लिखेंगे? इनपुट आ गया। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट नाउ? Condition for what? Huh? ठीक है, हाँ, लेकिन पहले आप एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। आपने इनपुट पढ़ तो लिया, लेकिन क्या ये इनपुट सही है? तो वैलिडेशन, जो इनपुट पढ़ा आपने, वॉट एवर इनपुट यू हैव रेड, वेदर इट इज वैलिड और नॉट, सो हाउ विल यू चेक इट? यहाँ पे एक कमेंट लिखिए, वैलिडेट इनपुट, ठीक है। N1 की वैल्यू सही होनी चाहिए और N2 की भी वैल्यू सही होनी चाहिए। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन तो ये लिखिए कि इसके बीच में नंबर है, तो
कैसे कंडीशन लिखेंगे आप ये चेक करने के लिए कि दिया हुआ नंबर जो है n1 ये इसके बीच में है और n2 भी उसके बीच में है, क्या लिखेंगे बोलिए? इफ n1 greater than 100000, क्या ये इक्वल टू नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि बहुत इंक्लूसिव रेंज है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, अभी कंडीशन चिपका हुई पूरी, अभी तो खाली n1 की एक कंडीशन देखी। और क्या कंडीशन है n1 पे? इट शुड बी अगर ऐसा है तो n1 ठीक है, एंड या और क्यों और एंड होना चाहिए। और में कोई से भी एक सही होगा तो टोटल सही हो जाएगा। तो मान लीजिए ये सही है, लेकिन ये जो नंबर है खाली 250 है, तो ये सही नहीं होगा, तो एंड चाहिए। ये छोटी सी गलती से पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये n1 की कंडीशन हुई। अब n1 वैलिड होना चाहिए और n2 भी वैलिड होना चाहिए। तो n2 की क्या कंडीशन होगी? तो यहाँ पे ब्रैकेट ऐसा नहीं लगाएंगे, या अगर लगाना है यहाँ तो एक और ब्रैकेट लगाए यहाँ पर, यानी ये तो इफ स्टेटमेंट का ब्रैकेट हो गया। अब इफ स्टेटमेंट के ब्रैकेट में दो कंडीशन है, एक n1 के लिए है, वैसी ही n2 के लिए। n2 के लिए क्या कंडीशन होगी? एग्जैक्टली वैसे ही होगी कंडीशंस। ये दूसरी कंडीशन हुई। अब ये खाली कंडीशन एक के बाद एक लिख सकते हैं क्या? ये दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, और नहीं चलेगा, यहां फिर एंड चलेगा। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंडीशन होगी। वैलिडिटी ऑफ द इनपुट डिपेंड्स अपॉन n1 should be greater than equal to this and n1 should be less than equal, and n2 should be greater than this and n2 should be less than this। ये पूरा का पूरा फिर यहाँ ब्रैकेट आएगा। ये देखिए ब्रैकेट को भूलिए मत, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट। ये पूरा इफ स्टेटमेंट हुआ। अगर ऐसा है तो क्या करना है? हाँ हाँ, बराबर हुए तो बराबर हुए, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों सेम आ जाएंगे। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि एक बड़ा एक छोटा होगा ही। आपको ये छापना है कि कौन सा बड़ा है। This question is, the question says which one is larger of the middle two digits. By the way, for the middle two digits to add up to same sum, it is not necessary that the entire number will be equal. दो नंबर ऐसे n1 और n2 हो सकते हैं कि दोनों नंबर अलग अलग हैं, लेकिन बीच के दो डिजिट सेम है। 3443 हुआ तो भी सम सेम आएगा। So sum can become same for the middle two digits, independent of the values of n1 and n2. That possibility exists. What you have been asked is, tell us which one is greater. Ordinarily आप लोग जवाब देंगे कि n1 वाले मिडिल टू डिजिट्स का सम ग्रेटर है या n2 वाले मिडिल टू डिजिट्स का सम ग्रेटर। लेकिन अगर इक्वल हुए तो आपको थर्ड ऑप्शन खुद होके लिखना पड़ेगा। You have to write that these numbers are such that neither is greater, both are same. This answer you have to think. It is not an invalid answer. If there is a 7-digit number, then it will not match this condition. It will not be greater than 10000. That is the reason why we are giving 6 digits here and 6 digits here. If you give a 7-digit number, that will be not less than equal to this. So this condition will be invalid. Only if this is true, then you do the subsequent one. If this is not true, you have to carry on. There are two ways of writing this program. One is you check this condition and write your entire program here.
at the way this comment is written. N1 and N2 are valid numbers. यानी अगर आप if statement में सही करके यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब N1 N2 दोनों वैलिड है. इसके आगे जो भी लिखेंगे स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होंगे. इसलिए यहाँ कमेंट लिख दिया कि N1 and N2 are valid numbers. Proceed further. अभी आगे करना हूँ. अब आगे क्या काम करना है बताइए. अब आगे हमें करना है ये डिजिट निकालना है N1 D1 और N1 D2. तो आपको एक N1 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें ये दो डिजिट्स निकालना. तो कैसे निकालेंगे बताइए. अच्छा, N1 को अगर 100 से डिवाइड किया तो उत्तर आ जाएगा 1 2 3 4. ठीक है. इसके बाद रिमाइंडर 10 का लिया तो ये आ जाएगा 4. हाँ, फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5. हाँ, 1000 से डिवाइड करेंगे, इससे आ जाएगा उत्तर क्या 1 2 3. इसको फिर से 10 से मॉड्यूलो ले लेंगे, आ जाएगा 3. ठीक है. तो सीधे सीधे ऐसे एक एक्सप्रेशन सीधा लिख देते हैं. ये चार वाले डिजिट के लिए, दूसरा लेते हैं 3 वाले डिजिट. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग N1 D1 is equal to N1 divided by 100 मॉड्यूलो 10. चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट लिख दो अगर पता नहीं कौन सा पहले हो. यह आ जाएगा N1 D1. इसी तरह से N2 D2 क्या होगा, N1 डिवाइडेड बाय 1000 मॉड्यूलो 10. ये एक सिंपल मेथड है. यू कैन डू इट इन डिफरेंट वेज, बट दिस विल गिव यू द मिडिल 2 digits. And now you have to find out M N1 sum in the middle of the N1 sum. So M N1 sum is equal to how much? N1 D1 plus, करेक्ट. ये एक हो गया. इसी तरह से एग्जैक्टली दूसरा हो जाएगा. दूसरे के लिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, N2 D1 is equal to N2 divided by 100 modulo 10. N2 D2 is equal to N2 divided by 1000 modulo 10. बराबर. और फिर M N2 sum is equal to N2 D1 plus N2 D2. हो गया. या हाँ, ये गलत किया. ये N1 D1 N1 D2 होना चाहिए. देखिए एक छोटी सी गलती से फर्क पड़ सकता है. This should be N1 D2. N1 D1 N2 D2 and this is M N1 sum. यहाँ पे ठीक है. चलिए अब क्या करना है, कंपेयर करना है दो सम. इफ लिखेंगे first sum is greater.
क्या यहाँ लिख सकते हैं एल्स सी आउट सेकंड टर्म इज ग्रेटर? कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये नंबर ऐसे हुआ 3 4 और 3 4, दोनों सम इक्वल हो जाएंगे। जो आपने पॉइंट आउट किया था, यू आर पॉइंटेड आउट दैट इट इज पॉसिबल दैट सम्स में बी इक्वल, सो एल्स ये बड़ा है तो ये बड़ा है तो ये, छोटा है तो ये सेकंड समीकरण। और एक और एल्स, एल्स understood? This is perfection. That is why I say कि खाली प्रश्न जो पूछा है उसका मैकेनिकल उत्तर मत दो, उसको सोचो उसके बारे में, क्या पूछ रहा है, क्या कंडीशन है, और क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जो बोली नहीं है पेपर में, सवाल में या प्रॉब्लम में। See, you must understand, in real life problems will never be specified exactly like this. सच जिंदगी में जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ऐसे स्पेसिफाई आते हैं क्या? इतना एग्जैक्टली ये नदी की चौड़ाई इतनी 25 मीटर है और उसमें नाव है जो तुम एग्जैक्टली 2 मीटर की है, उसमें 2.5 आदमी बैठे हैं, ऐसा जो गणित में स्पेसिफाई होता है ऐसा रियल लाइफ में होता है? एक नाव में 10-10 आदमी बैठ जाते। सो इन रियल लाइफ यू हैव टू वैलिडेट ऑल अजम्पशंस मेड एंड यू हैव टू थिंक बियॉन्ड व्हाट इज स्टेटेड। क्या हो सकता है जो उसमें नहीं लिखा है? प्रोग्राम लिख रहे हैं आप तो कोई भी किसी भी हालत में प्रोग्राम यूज करेगा, हर कंडीशन में आपका प्रोग्राम चलना चाहिए, प्रोग्राम मस्ट वर्क करेक्टली, सो यू हैव टू गो बियॉन्ड व्हाटएवर इज स्टेटेड। दिस इज वन सिंपल केस वेयर द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट व्हिच सम इज ग्रेटर। नाउ वन ऑफ यू थॉट अबाउट इट, व्हाट इफ बोथ सम्स आर सेम? द वे यू थॉट वाज डिफरेंट। आपने सोचा कि अगर दोनों नंबर सेम है तो दोनों सम बीच के डिजिट्स की भी सेम आएगी, लेकिन वो खाली एक कंडीशन, दोनों नंबर्स अलग अलग हैं फिर भी मिडिल डिजिट्स की सम सेम आ सकती है, और वो डिजिट एक ही ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है। 3 4 4 3 हुआ तो भी सम सेम आएगी। ये कंडीशंस आपको सोचना चाहिए, ठीक है? अभी ये इस इफ स्टेटमेंट से किस्सा चालू हुआ है, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। अगर ये कंडीशन सही है तो आप ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, then you will check this if, and then you have come here. All this you are doing if the original numbers were valid. तो ये जो if है, ये जो यहां से चालू हुआ, यहां से चालू हुआ, ये खत्म कहां हो रहा है? ये यहां पे होगा। एल्स में अगर लगाना है तो यहां पे भी लगाना पड़ेगा। ये चूंकि एक ही स्टेटमेंट था सी आउट, whenever you have only one statement, even if you don't put curly bracket it is okay, but he is right। हमने आदत क्या डाली है, if और else के बाद में curly bracket हमेशा डालेंगे। एक भी स्टेटमेंट हो तो डालना चाहिए, आपका कहना सही, तो डाल दिया। तो ये पूरा ये हिस्सा खत्म हो गया। if your input is correct then you are doing all of this. Now with this if statement ends here, this is that if, this is the corresponding if. If you come here then what is to be done? else क्या करेंगे आप? हाँ? else
अभी इसमें दो चीजें हो गई। एक तो when you validate, you have written the entire thing, long program, as a part of one if. And if this condition was not true, then at the end you have written somewhere else invalid. Is it not better if in my program वैलिडिटी चेक करने के बाद अगर इनवैलिड हुआ तो वहीं पे मैसेज दे दे और बात खत्म करें, निकल आए प्रोग्राम से सीधे। कैसे निकलते हैं प्रोग्राम से? रिटर्न बोल के निकल जाए। तो अगर आगे बढ़े तो इनपुट सही है तो ही आगे बढ़े, नहीं तो अदरवाइज वी विल सिंपली एग्जिट फ्रॉम देयर। दैट इज वन इजी वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड इंस्टेड ऑफ रिटर्न 0 वी विल से रिटर्न 1, रिटर्न 2, समथिंग एल्स टू इंडिकेट टू आवरसेल्व्स दैट आई एम कमिंग आउट ऑफ। That is another way of writing the program. Second, as somebody was observing, किसी ने बीच में ऑब्जर्व किया था कि यह सम निकालने के लिए मुझे अलग अलग डिजिट निकालना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? ये जो वैल्यू है एक डिजिट की है, ये वैल्यू दूसरे डिजिट की है, तो यहाँ पे mn1 सम इक्वल टू n1d1 प्लस n1d2 लिखने की बजाय I could have written this plus this. Similarly, I would have written, instead of n2d1 plus n2d2, I would have written this plus this. And finally, while comparing these two, I would have compared the entire expression itself. So I need not store even the sum. The first thing makes sense. The second thing doesn't make sense. I will tell you why. The second thing, I have to write this condition twice. Once greater, once less. अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन लिखूं तो दो बार लिखने पड़ेंगे, एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा, एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा। इसलिए जाहिर है कि m1 सम और n1 सम n2 सम निकाल के रख, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं। तो अब इस प्रोग्राम the point that is being made is that I had extracted this in a separate digit, this in a separate digit, and then added them into this. But it is not required. Instead of this, I can write this expression plus this expression. That will still be the same thing. Same thing I can do here. So instead of 3 statements, I can write it in a single statement. Second point I said, I may not even do anything at all. I will just check. Where I have written m1 sum, I will write this complete expression itself here. And where I have written greater than, I will write the complete expression there. Then I don't need any simple location at all for temporary store. But why I may not do it is because I have to check it here as well as here. So I have to write those long expressions twice. But that's okay. They will be evaluated only once depending upon whether this condition is true or not. Okay, that is one. The second point I made is that in this program, first I am checking for the validity. And if the input is valid, I am doing all of this. Now imagine the program was much longer, another 50 statements. After that, I have still to write this else, which actually corresponds to if input was invalid. So ये बहुत पीछे आएगा. It will come very late in the program. And by the time anybody reads this program, he will say, what is this else for? कहाँ से आया? ये याद थोड़ी ना रहेगा कि ये जो opening class है, else जो है, ये इसके corresponding है. ये याद रहना बड़ा मुश्किल है बड़े program. It is very difficult to remember. So it is better that when you check for validity, rather than checking for validity, and if things are valid, then you write a whole lot of things, you may check for invalidity, the opposite condition. And if things are invalid, you simply say return 1. No else is required then. From that, if when you come out, if the input was invalid, आप return 1 से घर चले जाते. So since you have come down, that itself means everything is valid. So you don't have to write a complicated if else. समझ गए? अगर ऐसा प्रोग्राम लिखना है तो क्या लिखेंगे फिर? So let us say I have come up to this point. यहाँ से मैं आगे का जो पूरा प्रोग्राम है उसको अलग से लिख रहा हूं. जो नया मेथड बताया कि वैलिडिटी चेक करने की बजाय हम इनवैलिडिटी चेक करेंगे. अभी इनवैलिडिटी की कंडीशन क्या होगी? तो यहाँ पे वैलिडेट इनपुट जो है
उसकी जगह हम लिखेंगे, ये मैं नया प्रोग्राम यहां से नहीं लिखता हूं, यहां से लिखता हूं, यानी गिव वैल्यूज फॉर n1 एंड n2, इनपुट n1 एंड n2, ये कर लिया। अब इसके बाद मैं यहां से ये कर रहा हूं, तो यहां प्रोग्राम में मैं ऊपर लिखूंगा terminate if input is invalid. So now whatever I write, उसमें मैं ये लिखूंगा if input is invalid return 1। तो वो if स्टेटमेंट जैसे ही खत्म हो गया, आगे जो भी लिखूंगा सही प्रोग्राम के लिए लिखूंगा। तो इस तरह से फिर क्या लिखना चाहिए, फिर यहाँ if। अब मुझे इस कंडीशन की एग्जैक्टली उल्टी लिखनी है, तो कैसे लिखी जाए? दो चीज कर सकता हूं, एक तो ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखूं, एक बड़ा ब्रैकेट डाल दूं दोनों तरफ और नॉट कर दूं यहाँ पे, नॉट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस, या वो नॉट को सिंप्लीफाई करूं और जो जो इनवैलिड एक एक केस है उसको देख लूं। तो इनवैलिड केस अगर मुझे लिखना है अलग अलग, कैसे लिखूंगा मैं? पहले देखते हैं n1 कब इनवैलिड होगा? अगर ये 1 लाख से कम है तो, ठीक है, 1 लाख से कम है n1 तो इनवैलिड है। सो इफ n1 इज लेस देन 1 लाख और n1 इज greater than 999,999 or n2 is less than 1 lakh or n2 is greater than 999,999, ठीक है। if this condition is true or this condition is true or this condition is true or this condition is true, any one condition is true, that means something wrong with input। n1 अगर इससे कम है तो गलत है इनपुट, n1 इससे ज्यादा है तो गलत है इनपुट, n2 इससे कम है तो गलत है इनपुट, n2 इससे ज्यादा है तो गलत है इनपुट। तो चारों में से कोई भी कंडीशन अगर सही हुई तो इनपुट गलत है। तो दिस और दिस और दिस और दिस, दैट मींस इनपुट इज इनवैलिड। यहां पे मैं लिख देता हूं ठीक है। अब यहाँ पे दो पर्याय हैं मेरे पास, आई हैव 2 alternatives। आफ्टर दिस आई कैन पुट दिस हियर एंड स्टार्ट अनदर एल्स where this entire program could be written there. That is one way. But instead I can do a smarter thing. I will say return 1, यहाँ पे कमेंट लिख दूंगा एग्जिट प्रोग्राम, घर जाओ, गलत है इनपुट, आगे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू वर्क। और यहाँ पे ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूं। अब देखिए, when I execute my program, if at all I come to this point, यहाँ अगर मैं कभी भी आया, कब आऊंगा? तभी आऊंगा जब इनपुट वैलिड होगा। अगर इनपुट इनवैलिड हुआ तो ये रिटर्न 1 से घर चला जाएगा, I will not come here. Isn't this simpler? इनवैलिडिटी चेक कर ली, अगर इनवैलिड हुआ तो घर चले गए। यहाँ पे आए तो अब ये पूरा का पूरा जो मेरा प्रोग्राम है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब इनपुट सही है, तो मुझे एल्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। ये एक तरीका, पहले वाला एक तरीका वो भी सही है, ये भी सही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, अभी आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम स्लाइटली डिफरेंटली इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस, सो व्हाट शुड आई डू? इफ
See what I have done. Sorry, you are saying something. बोलिए. If n1 divided by 100, हाँ, ये जो ब्रैकेट हमने लिखा है, क्या इसकी जरूरत है? इनका कहना है कि ये ब्रैकेट लिखना चाहिए. तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या ये ब्रैकेट लिखना जरूरी है? अगर ये ब्रैकेट लिखे बगैर हमने ऐसा लिखा तो एक एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा. एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के रूल्स क्या हैं? इफ देयर आर टू और मोर ऑपरेटर्स एट द सेम प्रेसिडेंस देन ऑपरेशंस आर डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी सबसे पहले ये होगा ऑपरेशन, फिर उसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेट होगा. वही चाहिए हमें, तो इसलिए ब्रैकेट लिखने की जरूरत है. लेकिन अगर कभी डाउट हो, इफ यू हैव ए डाउट, it is safer to put a bracket here. There is no harm. It's perfectly right. Now you want to test whether this is greater than, ये टेस्ट कर रहे हैं. दूसरी सब वो क्या होगी? दूसरी सब n2 divided by 100 modulo 10 plus n2 divided by 1000 modulo 10. If this condition is true, फिर क्या करेंगे आप? See out, first sum is greater. I am not assigning it to sum because I have calculated it directly. You see, the question does not say print the sum. It is just saying find out which sum is greater. So I am showing a shortcut which can be done. This program is also correct. ये सब इनका कहना है कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो ये जो लोग हैं n1 सम, n2 सम, n1 d1, n1 d2, n2 d1, n2 d2, इनकी जरूरत नहीं है. सो दो चीजें ख्याल रखिए. एक तो अगर एक्स्ट्रा नॉर्म डिक्लेयर कर दिए और यूज नहीं किए तो कंपाइलर बुरा नहीं मानता है. वो आपके लिए घर बना के रख देगा, आप उसको वापरो मत वापरो. सो इफ यू डिक्लेयर सम एक्स्ट्रा नेम्स एंड कीप देम, it is like, you know, you are a rich person, you are building 3-4 houses and you say, all right, I am tired, I will stay only in this house. That is okay. However, what is pointed out is also correct. जो बताए रहे हैं आप लोग कि वो भी सही है कि ये ज्यादा क्यों लिखना. इसका मतलब हम कुछ सोच कुछ रहे थे, कर कुछ रहे, तो इसलिए वो मिटा देना चाहिए. इसीलिए जनरली कागज पे पहले प्रोग्राम लिख लेना चाहिए. फिर आप रन करोगे तो और कोई एरर आएंगे तो आप करेक्ट करेंगे. So that is, if it is there also, it is okay. नहीं लिखा तो भी. Which one? हाँ. Yeah. This is and. No, you can't. He is saying if n1 less than equal to 1 lakh and greater than equal to something. Huh? No. So you are saying he wants to write something like this. N1 is greater than equal to 1 lakh and less than equal to 999. कितना अच्छा होता अगर ऐसा लिख सकते. Unfortunately, C++ language जिसने डिजाइन किया है, the person who designed C++ language said this is not how you can write it. A condition can only be written as a comparison of two values. That's the only form admissible. All other forms are invalid. So if you write like this, the C++ compiler will say gali, gali, gali. It will shout at you.
wrong, 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 and it will give you funny errors. You will not even understand what that is. So please note this. This is a important point कह रहे हैं वो कि normally मैथ्स में हम लोग लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, तो क्या गड़बड़ है, ऐसा क्यों नहीं किया जाए? अब इनसाइड में हम सोच सकते हैं कि भाई ये उसने डिजाइन नहीं किया लैंग्वेज अच्छी. There are some programming languages where you are permitted to write conditions. But all programming languages which evolved in the early years, they insist that a condition can only be written as some value 1, comparison operator, value 2. That is a condition. Anything else is not a condition. So that means this less than equal to n1 is a condition. But then this is not a condition. So you have to write two separate conditions and connect them with or and. Okay? If you write like this, it will be wrong. So you see now, very easily you have done it. Else, again you will write all of this, and instead of greater than, here you will say equal to. If one sum is greater, you will say first sum is greater. Else, if this is equal, you will say both sums are same. Else, you will say second sum is greater. ये प्रोग्राम छोटा हो गया थोड़ा, बस इसमें एक गड़बड़ है, ये बड़े बड़े स्टेटमेंट आपको दो बार लिखने पड़े. यहाँ पे लिखना पड़ा और यहाँ पे फिर लिखना पड़ा, क्योंकि ये कंडीशन आपने अलग से वैल्यूएट नहीं किया. अगर सम अलग अलग निकालते तो वो कंडीशन आप इस तरह से लिख सकते. लेकिन इसमें सबसे बढ़िया चीज जो है, यहाँ एल्स के बाद में ये यहाँ पे आप सी आउट लिख देंगे, उसके बाद एल्स में तीसरा स्टेटमेंट लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न 0. ये आपका प्रोग्राम जो है नॉर्मली एंड हो जाए, क्योंकि इफ इनपुट इज इनवैलिड, यू ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ दैट and you are going away if the input is invalid. So वो कुछ बचा नहीं उसके बारे में करने के. यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा भाई यहाँ तक तो आ गए, लेकिन एक if बचा है उसका else का क्या करना है. तो फिर याद आएगा कि अरे भाई वो वैलिड था तब यहाँ आए थे, इनवैलिड है तो यहाँ आएंगे. And if I come here, if it is invalid, I have to do something. हाँ, else में कब आएगा? ये ग्रेटर भी नहीं है और ये इक्वल भी नहीं है. हाँ, ये if else if else if else if ऐसे आता है, वो गलत है. वो else if होना चाहिए, is right. यहाँ पे else if होना चाहिए, तो else कहाँ से आ गया? बिल्कुल सही. हाँ, n1 less than equal to this. What will happen is, if somebody gives you a number 1 lakh, you will not treat it as valid. Now therefore you have to be very clear on what is the condition. Suppose the condition says between this and this, but strictly between this, means excluding these two numbers, then you have to put less than equal. But if both are included, then you have to. If only one of them is included, you will say less than equal to in one case, in another case only less. So you have to be very careful about what is the condition that has been stated. So is this clear? Understood. So we will now consider the last problem in the quiz. Do you remember what is the last problem? उसमें array में पढ़ना था. Array हमने डिस्कस किया है यहाँ. तो array के पहले पता कर लेते हैं array क्या है, उसके बाद आगे.
ये दो सवालों पे गौर कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप। पहले हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। We'll solve the second problem. Second problem says required to input and store n given numbers. n क्या है? 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1000 हो सकता है। जो भी n देंगे मतलब n की भी वैल्यू दी जाएगी और उसके बाद n वैल्यूज अलग अलग से दी जाएगी और आपको बोला गया है कि उनकी सम निकालिए। अब टेम्पररीली आप इसको गौर कीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, खाली ऐसा लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू इनपुट n गिवन नंबर्स एंड फाइंड देयर सम, ये तो इजी हो जाएगा। ये हमने किया है इटरेशन से लास्ट टाइम। कैसे किया था? हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था int n sum देखिए मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं। देखिए इस प्रोग्राम को पहले समझिए क्या क्या सही चलेगा। विल इट वर्क करेक्टली? व्हाट इट इज डूइंग इज यू हैव बीन टोल्ड टू फाइंड द सम ऑफ गिवन नंबर्स। इसको चला के देख लेते हैं। इनपुट एक सोच लें हम लोग, n की वैल्यू मान लीजिए दी है 4 और 4 जो वैल्यूज हैं वो है 15, 9, 27 और 32, ये 4 वैल्यू। आप प्रोग्राम जो लिख रहे हैं पहले n पढ़ेंगे, उसकी वैल्यू है 4, फिर उसके बाद 4 वैल्यूज पढ़ेंगे और उसकी सम करेंगे। अब ये 4 की जगह 40 होता तो यहाँ पे 40 वैल्यू इनपुट देते हैं। ये सही चलता है कि नहीं तो पहले देखते हैं प्रोग्राम करता क्या है। व्हाट इज इट दैट इट इज डूइंग? I am initializing sum to 0, then I am reading the value of n. Now I have to set up an iteration which will execute how many times? n times. हर बार में एक नंबर पढ़ूंगा, सम में ऐड करूंगा, दूसरा पढ़ूंगा, दूसरा सम में ऐड करूंगा। ऐसा कितनी बार करना है? 4 बार करना है, n बार करना है। तो ये लूप जो लिखा है इटरेशन, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? पहली बार एग्जीक्यूट होगा i = 1, फिर एग्जीक्यूट होगा i = 2, फिर एग्जीक्यूट होगा i = 3, i++ लिखा है। और ऐसे कब तक होगा? जब तक i <= n है। यानी i <= n मतलब i = n हुआ फिर भी एग्जीक्यूट होगा। n की वैल्यू 4 है, यानी जब i 4 हो जाएगा तब भी एग्जीक्यूट होगा। तो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ ये इटरेशन? i = 1, i = 2, i = 3, i = 4। 4 बार में 4 नंबर पढ़े आपने, उसको ऐड कर लिया। तो यहाँ जब आ गए आप तो आपको सम मिल गई। आपने
निकाल दिया। ये सवाल इजीली, अब ये 4 हो या 40 हो या 1000 हो, इसी तरह से आप लिखिए। इसमें देखिए मैं एक थोड़ा सा कैन करता हूं, ये चेंज स्टेटमेंट मैंने कर दिया, यहाँ पे कर दिया I इक्वल टू 0, क्या ये चलेगा? सही चलेगा, गलत चलेगा? It is not I of 0 value. See, in I am reading a number in a location. It is not connected with I. Number, I have defined number. So there is a location here, this number. So execute this program and see what happens. I have here sum. I have here number. I have here I. I have 3 locations. First I read n. What will be n? n4 हो गया. Then I come here. This will make I equal to what? 0. I has become 0. When I execute this statement, what am I saying? See in number. Does it say ith number or something? No, that is in my mind only. The value of I am using as a counting mechanism, independent. But what am I doing? I am reading a number. So this will read the first number, 15. It will come here. Before that I have said sum equal to 0. यहाँ पे 0 आ गया है. Now I come here. Sum is equal to sum plus number. What will it do? 15 plus 0. What is the total value? 15. ये 0 की जगह 15 हो जाएगा यहाँ पर. Then I come here. I will go back. Increment I. I will become 1. Is 1 less than n? 1 is less than 4. Coming again. Again, what am I saying? See in number. So I am reading now the second number. Where am I reading? In the same location. So now this new number 9 will come and it will replace this 15. So I am overwriting that number again and again. So the notion is in our mind that if 4 numbers are given, the first one is first, second, third, fourth, or 0th, first, second, fourth. Because you are applying your notion of array in your mind to this problem. But there is no array. I have simply these locations. That is the reason why I said the problem that I am trying to solve is you are required to input n given values and find their sum. In that case, nobody is asking you to remember those values. So I need only one location to hold one value at a time. This will work. Now the real problem starts here. अभी ये मैंने निकाल दिया, तो काटा और यहाँ पे लिख दिया इनपुट एंड स्टोर. अभी कैसे लिखेंगे हम प्रोग्राम? अभी ऐसा अगर प्रोग्राम लिखना है तो हमें कुछ या तो मानना पड़ेगा कि n बाबा 10 है, तो हम 10 वेरिएबल के नाम लिख दें, n1 n2 सॉरी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 10, और हर एक सी इन नंबर 1 सी इन नंबर 2 ऐसा करते जाए. अगर मान लीजिए 10 लिखे हमने, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, आई डिफाइन 10 लोकेशंस, but actually you later on tell me n is equal to 5 only. What will I do in my program? How will I say in my program that if n is greater than 5, then execute other input statements, otherwise execute only these? How can I do that? Suppose I write C in number 1 ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा स्टोर करने के लिए. इफ n is 4, but suppose somebody says n is 3 only, अब मेरा प्रोग्राम क्या करेगा? पहले ये एक इनपुट करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा और चौथा भी करेगा. उस समय कोई वैल्यू नहीं है. मैं बोलूंगा भाई मैंने तो तुमको 3 नंबर पढ़ने के लिए बोले थे, चौथा क्यों मांग रहे हो? Why are you asking me for 4th number?
there are problems when the total number of values are undefined and I still need to store them. I do not know how many names I should use. That is one problem. The second problem is, suppose somebody says, read and store 10,000 numbers and find their sum. Store 10,000. ये अगर algorithm करूँ तो I can find the sum of 10,000 numbers, but I'll use only one location, and this algorithm will work. Small iteration. But if I have to write 10,000 names, कितना समय लगेगा सोचिए आप. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 912, number 913, number 914. गिनते गिनते ही 1 घंटा लगेगा. लिखते में कितना लगेगा? 2 घंटे. और उसके बाद कोई आपका दोस्त है जो n की वैल्यू देगा 2. फिर आप क्या करोगे? अब वो इनपुट स्टेटमेंट को हाउ विल यू टेल द प्रोग्राम कि बाबा प्लीज डोंट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. इफ यू वांट टू डू दैट, यू विल हैव टू से इफ n is equal to 1, then this, else if n is equal to 2, then this, else if n is equal to 3, then this. ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा. यानी पहले ही लिखने को 2 घंटे लगे थे, अब if else if और 2 घंटे लगेंगे. क्या ये सही है? और आपने लिखे भी मान लो 1000 और आपने बना दिया प्रोग्राम, दोस्त को दे दिया भाई अब इससे 1000 नंबर ऐड कर ले, तो बोला कि नहीं, लास्ट नाइट आई रेड ए बुक एंड आई हैव टू ऐड 1 मिलियन नंबर्स. फिर लिखो आप, गलत है. मिलियन नंबर स्टोर कर सकते हैं, जगह है कंप्यूटर में, मेमोरी बड़ी है, लेकिन आपका प्रोग्राम भी उतना हनुमान की पूंछ की तरह लंबा हो जाए, वो नहीं चलेगा. that program is meaningless. So you have to have a program which is meaningful, and therefore we say that look, if I have to handle large number of numbers which are all similar, they are all integers, they are all floating point, etc., etc. So why don't you give me a mechanism which is much simpler in life, and something like what I say, मैथमेटिक्स में तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 1000 नंबर ऐड करने हो, मिलियन भी ऐड करने हो तो ऐसा लिखेंगे, और जितने भी नंबर हो ni डिनोट कर देता है. अभी what we want is a facility like this. This facility does not exist normally as per this declaration and all. ये डिक्लेरेशन से ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी. इसके लिए C++ वालों ने एक और अलग फैसिलिटी बनाई है, उसको नाम दिया है array. Array in C++ is one name which can have many locations. Ordinarily one name is one location, sum is one location, I is one location, n is one location, number is one location. But suppose I want 1000 locations, then I can say something like this is a new notation. This is not same as n. Int n, you one location, but int n 1000 will actually allocate thousand locations. That is what compiler will do. And how will you address this location or this location? You don't have to write number 3, number 4, but you can write n in square bracket I. Depending upon the value of I, this will mean either this location or this location or this location. I की जो भी वैल्यू होगी वो देख के कंपाइलर बोलेगा कि आप इस 1000 में से कौन से लोकेशन में जाना चाहते हैं. बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे यहाँ पे होते हैं ना. बस इसमें फर्क इतना है कि आपके जो लोकेशंस आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं, you value vary I from 1 to n. Here the index, as it is called, this is called index, this is called the name of the array. So this is name of array, and this is size of array.
यानी एरे का नाम हुआ, इसमें एक आंकड़ा लिखेंगे आप, वेरिएबल नहीं लिख सकते, यहाँ पे आंकड़ा लिखना पड़ेगा, 1000, 500, 50, 2, 4, 10, 20। वो आंकड़ा हुआ साइज। वो कंपाइलर को बताता है कि भैया इतने लोकेशन रिजर्व कर लो मेरे, और ये लोकेशन एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अब इसमें जो इंडेक्स होता है, ये सबसे पहले वाला इंडेक्स होता है 0 और लास्ट वाला इंडेक्स होगा 99। यानी एरे जो रहती है C++ में, उसका इंडेक्स जो है वो अगर साइज 1000 हुआ तो इंडेक्स 1 से 1000 तक नहीं होगा, 0 से 999 तक। That is the property of C++ array. But once you do that, you have now entirely a possibility, because any reference is made by ni. Suppose anywhere you write ni, okay. Suppose somewhere you say x is equal to 5 multiplied by ni. If you had written capital N, if you had written Y, if you had written P, what would compiler do? It will go to that location for capital N, for I, for P, whatever. Take that value and use that value to multiply it by 5. उसको 5 से मल्टीप्लाई कर। आपने यहाँ NI लिखा है, NI नाम का कोई लोकेशन है क्या? नहीं है। ये लोकेशन हुआ ith लोकेशन ऑफ एरे n। तो जब कंपाइलर ये एग्जीक्यूट करेगा तो पहले ये पूछेगा कि भाई ये i की वैल्यू क्या है। मान लो उस समय अगर i की वैल्यू 5 हुई, if i is 5, then it will first go and find out that in location I, what is the value? Suppose it is 5, then this will mean n5. Suppose this value is 15, then this will mean n15. यानी जहां पे भी आप यूज करते हैं कि पूरे एरे में से एक ही एलिमेंट यूज होगा एक टाइम में, कौन सा एलिमेंट है ये आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे ni लिखते हैं आप, i varies from 1 to n बोलते हैं, तो एक बार n की वैल्यू 1 होगी, i की 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो आप क्या बता रहे हैं? फर्स्ट सीक्वेंस नंबर, सेकंड सीक्वेंस नंबर, थर्ड सीक्वेंस नंबर। उसी तरह से 0th एलिमेंट ऑफ द एरे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे, ये एक्सेस होगा। और ये जो फॉर्म है ni, आप इसको हर उस जगह यूज कर सकते हैं जहां कोई नाम यूज कर सकते हैं, जहां सम लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, वहां ni भी लिख सकते हैं। बस ये जरूरी है कि i की वैल्यू डिफाइन होना चाहिए उस समय। अब मान लीजिए ये स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया, x इज इक्वल टू 5 स्टार ni, और इसके पहले लिख दिया i इज इक्वल टू 50,000। बोलिए क्या हो जाएगा? i इक्वल टू 50,000, so this will say x is equal to 5 multiplied by 50,000 element of n। लेकिन आपने डिक्लेयर तो करा है n1000। वो कंपाइलर क्या करता है मालूम है आपको? कंपाइलर बोलेगा ये आपका n0 है, ये आपका n1 है, ये n2 है, ये n999 है, इसके आगे वाला n1000 होना चाहिए, इसके यहाँ से और जाएंगे तो 2000 हो जाएगा। कहीं तो भी नीचे जाके कोई तो भी एक लोकेशन उसको मिलेगा, जो लोकेशन होता 5000वां लोकेशन, अगर उतने लोकेशन आपने असाइन किए होते तो। ये नहीं आपने असाइन, आपने n1000 डिक्लेयर कर दिया तो खाली 1000 लोकेशन आ गए, लेकिन आपने वैल्यू दे दी 5000। तो वो डम्बो कंपाइलर जो है वो इस लोकेशन पे चला जाएगा जमीन के नीचे, वो ढूंढेगा वो लोकेशन, वो 5000वां होता है इफ यू आर डिक्लेयर्ड इट, उस लोकेशन में जो भी वैल्यू बड़ी है उसको लेके आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा x। गलत हो गया ये। इसका मतलब ये हुआ, इफ यू आर यूजिंग एन एरे एंड इफ यू हैव डिक्लेयर्ड द साइज टू बी 1000, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि कभी भी आप अगर ni लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, तो उस समय में i की वैल्यू जो है 0 और 999 के बीच में होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो गलती आप, जवाबदारी आप। हमने लिखा है, हमने डिक्लेयर किया, हम अगर यहाँ 50,000 भी लिख सकते थे, हमारी इच्छा है। जैसे कितने वेरिएबल लिखना हमारी इच्छा है, वैसे कितनी एरेज लिखना और हर एरे का साइज क्या होना है हमारी इच्छा है। हमें जितनी बड़ी एरे चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतना साइज हम लिख सकते हैं। लेकिन एक बार साइज लिख दिया, उसके बाद जब एरे एलिमेंट यूज करेंगे हम, तो वो एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो उस एरे साइज के लिमिट में होना चाहिए।
वो अगर नहीं हुआ तो कुछ भी हाहाकार मच सकता। दूसरा एक हाहाकार का आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया I इज इक्वल टू -5 और फिर यही -7 -3 बोल दीजिए। I इज इक्वल टू -3 और फिर बोला x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय n। करो आप कैलकुलेट, क्या आएगी वैल्यू? बताइए क्या हो सकता है? जो लॉजिक मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले हम जमीन के नीचे चले गए थे, अब ऊपर जाएंगे क्योंकि ये n0 है। तो C++ कंपाइलर बड़ा बिल्कुल गणित से चलता है। 0 ये है, 1 ये है, तो ये -1 होना चाहिए, इसके ऊपर वाला लोकेशन -2 होना चाहिए और इसके ऊपर वाला -3 होना चाहिए। अब जो भी हो सकता है आपने पहले और चीजें डिक्लेयर करी है, सम आय वगैरह, तो मान लीजिए यहाँ पे सम है, ये सम लोकेशन आपने अनाउंस किया था, आपके कहीं इंट सम बोला था, उसके बाद कुछ 1-2 नाम और लिखे और फिर एरे डिक्लेयर किया। तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले सम को एक लोकेशन दे देगा, फिर कैपिटल एन को देगा, फिर आई को देगा, फिर आपकी एन एरे को देगा। तो n-3 अगर आ गया कहीं से तो ये लोकेशन में चला गया। अब उस लोकेशन में मान लीजिए आपने मरमरा के एडिशन करके कुछ तो भी वैल्यू निकाल के रखी है 7554, वो 7554 लेगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा, x में डाल, सब गड़बड़ जाला। So you have to be very careful as to how you give the index. So easiest thing to remember is that once you declare the size of the array, then you can use this kind of reference anywhere in your program, but it is your responsibility that I is declared properly and it is given a value properly before you come to execute this. ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले I की वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल हम अपने कायदे में रहें तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर मी नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यू आर रिक्वायर्ड टू इनपुट एंड स्टोर n गिवन नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। लेट अस लुक एट दैट प्रोग्राम itself. Let me look at this program itself. What I was doing, I was reading a number and adding it to sum. Now I am required to store that number. So suppose instead of number, I say n please don't confuse between this capital N and this small n. They are two different things. In fact, let me write another array name. Say V500, some value. 500 values है, V0, V1, V2, V3, V499। अभी यहाँ देखिए ये मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा। कंपाइलर अभी आपका प्रोग्राम पढ़ रहा है, कंपाइलर इज रीडिंग योर प्रोग्राम, इट विल allocate memory typically in the order in which you announce the storage. How have you announced in n? मेमोरी तो बड़ी है उसके पास, तो पहले वो मेमोरी शुरू करेगा यहाँ से, सबसे पहला जो लोकेशन है उसको बोल देगा n, फिर आएगा आपका सम, यहाँ पे लोकेशन को बोल देगा सम, फिर आएगा आपका V500। तो कंपाइलर क्या समझा कि आपको 500 लोकेशन चाहिए एक ही नाम के, तो वो यहां से शुरू करेगा, ये वाला होगा V0, ये वाला होगा V1, ऐसे चलते जाएंगे और आखिरी लोकेशन जो होगा क्या होगा, V499। ये पूरे एक लाइन में 500 लोकेशन एक के बाद एक वो जमा कर देगा, असाइन कर देगा। एक और आदमी बचा यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आया, ठीक है। तो देखिए एक ही नाम डिक्लेयर करने से, साइज बोल देने से आपको उतने लोकेशन मिल गए, और लोकेशन में अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है, एक ही नाम से हर लोकेशन जाना जाएगा, खाली उस लोकेशन के लिए इंडेक्स आपको लिखना पड़ेगा, जो इंडेक्स लिख दिया वो लोकेशन हो गया। अब ऐसा अगर है तो मैं प्रोग्राम में क्या चेंज करूं, पहले तो मैंने गिव वैल्यू ऑफ n पढ़ा तो n पढ़ लिया, मान लीजिए यही वैल्यू दी 4, यहाँ पे 4, चलिए यहाँ पे 4 आ जाए, सम इज इक्वल टू 0 बोला है, यहाँ पे सम 0 हो गया। अब उसके बाद यही इटरेशन में करता हूं,
0 to n minus 1, n बार होगा इटरेशन, n वैल्यूज पढ़ी जाएंगी इसमें। खाली इसमें जो मैं नंबर पढ़ रहा था, इसकी जगह अब मैं बोलता हूं कि भैया ith एलिमेंट ऑफ v पढ़ लो। यू रीड ith एलिमेंट ऑफ v। Notice that now this is a valid reference. Why? Because I am defining I. Now, instead of adding this number to sum, I will say जो भी आपने पढ़ा उसको ऐड कर। Now let us see, let us execute this program. What will happen? Execute करें इस प्रोग्राम को। n equal to 4 पढ़ लिया, sum is equal to 0 कर दिया। फिर उसके बाद फॉर i इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आए हम लोग सी इन वी आई। क्या मतलब समझे? कोई नंबर पढ़ो, कहाँ रखना है? वी आई में रखना। वी आई तो कोई जगह नहीं होती, आई की वैल्यू क्या है? 0 है, तो इसका मतलब वी 0 में रखो। कहाँ रखो? यहाँ रखो। यहाँ पे क्या आएगा? जो पहला नंबर आप पढ़ोगे वो क्या नंबर पढ़ा उधर से? 15, यहाँ 15 पढ़ा, ठीक है। इसके बाद लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस वी आई। सम क्या है? 0 है। क्या ऐड करना है? वी आई। वी आई तो ऐड नहीं कर सकता, आई की वैल्यू क्या हुई? 0, यानी वी 0 ऐड करो, यानी ये 15 ऐड करो। तो 15 ऐड करके फिर से सब में डालो, ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन वी 0 में 15 वैल्यू रही वैसे के वैसे। अब आप यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद वापिस जाएंगे, आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो गई? अब 1 हो गई। 1 n से कम है, फिर से आप चलोगे, यहाँ पे फिर बोलोगे सी इन वी आई। देखिए इंस्ट्रक्शन वही है, लेकिन अब आई की वैल्यू चेंज हो गई तो मतलब बदल गया। अब वो आप कंप्यूटर को बोल रहे हैं एक वैल्यू पढ़ो बाहर से, जो वैल्यू 9 है, कहाँ रखो? वी आई में रखो। आई की वैल्यू क्या है? अब 1 है, यानी वी 1 में अब इसको 9, तो 9 दूसरी जगह चला जाए। पहले हम नंबर में पढ़ते थे, वो ओवरराइट करता था, अब दूसरी जगह चला। यहाँ जाने के बाद में फिर से यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस वी आई। अगेन आई इज 1, सो दिस टाइम इट विल ऐड v1 टू सम। v1 की वैल्यू है 9, सम की वैल्यू है 15, कितना हो जाएगा यहाँ? 24। अगेन यू विल गो बैक, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2। क्या 2 लेस देन n है? n 4 था मेरा, i 2 है, तो 2 लेस देन 4 है, यानी स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा बिल्कुल ठीक पिछली तरह से। दिस टाइम अगेन इट विल रीड अ वैल्यू नाउ इन v2 because i is now 2. See, by changing the value of i iteratively, I am actually making the computer use different locations. तो अभी ये v2 में रीड होगी, क्या वैल्यू रीड हो जाएगी v2 में? 27 हो जाएगी। फिर v2 और सम ऐड होगा, 27 और 24 कितने हुए भैया? 51 हो गए। यहाँ पे i3 हो जाएगा। Is 3 less than 4? Yes, it is less than 4. I will again execute this. This time I will read the last value 32. It will come where? v3. v3 में क्या वैल्यू रीड हो जाएगी? 32 रीड हो गई। अब ये 32 51 से ऐड होगी, so what will be the value now? 83. 83 सम हो गया, फिर यहाँ इस कर्ली ब्रैकेट में आ गया तो वापस गया। i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो गई अब? 4. Is 4 less than n? No, n is 4 and I is also 4. Is 4 less than 4? No, so I will not execute this, I will come out, क्योंकि मैंने 4 नंबर पढ़ने थे, पढ़ लिए। इटरेशन 4 बार एग्जीक्यूट हुआ। पहली बार हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें लिखा था i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, वो भी 4 बार एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ लिखा i इक्वल टू 0, i लेस देन n, ये भी 4 बार एग्जीक्यूट। लेकिन इसका फायदा ये है कि इस बार ये i 0 से शुरू होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट उसको इंडेक्स करके यूज कर सकता हूँ। i because in C++ the index is 0 1 2 3 4, it is not 1 2 3 4।
numbers like that, then I will be equal to 1, 2, 3, 4, 5 or 1, 2, 3, 4. It will not utilize V0. It will not utilize remaining. But suppose you have to actually handle full 1000 numbers. Then you can go V1, V2, V3, V4, V9, 99. V1000 में क्या हो जाएगा? No, it will read a value in V1000. Where will it keep it? In I. I का तबला बज गया आपका. जो भी वैल्यू आया है उसकी जगह कोई भलतीज वैल्यू आ गई 32 या 58 या -74, मजा ही मजा हो जाएगा. तो इसलिए एरे की जो लिमिट्स है हमेशा ख्याल रखिए, 0 से चालू करना, n-1 साइज -1 तक जाना. ठीक है, बस अब ये आ गया आपको. तो अभी आप एरे मैनिपुलेट करते जाइए, जो भी करना है काम करते जाइए. अभी इसका सम हमने निकाल लिया, इसका मैक्सिमम निकाल सकते हैं आप. सम की जगह मैक्सिमम निकालना. आपको n नंबर पढ़ने हैं और उसका मैक्सिमम निकालना. ये देखिए, you are given n numbers, find the largest value and the position where it occurs. तो सम के लिए अलग से एरे बना देते हैं. सम एक सिंपल वेरिएबल है, अभी एक सिंपल लोकेशन है, उसकी जगह सम नाम की या एस नाम की 1000 लोकेशन की एरे बना देते. तो उस पहले में 0th वैल्यू, दूसरे में 0+1, तीसरे में 0+1+2, पार्शियल सब जो भी करना, जो भी चीज आप एरे में कर सकते हो इस तरीके से, वो आप प्रोग्राम में इंप्लीमेंट. अब खाली बस ये एक प्रोग्राम लिख देंगे लार्जेस्ट नंबर और उसकी पोजीशन निकालने का, और आज की क्लास में. लेकिन ये प्रोग्राम अब मैं चाहता हूं कि आप लिखिए. अब आप लिखिए 5 मिनट. मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख देता हूं आपके लिए. डिक्लेरेशन लिखा है मैंने, n लिखा है क्योंकि n नंबर्स दिए जाएंगे आपको. n में भी 4, 5, 700 व्हाटएवर, बट इट विल बी लेस देन 1000 क्योंकि एरे हमने डिक्लेयर करी है 1000. i लिखा है, काउंटर करके आपको इटरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए i लगेगा. मैक्स लिखा है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपको ढूंढना है कौन सी, और पॉस लिखा है कि पोजीशन ढूंढना है आप. तो अब देखिए आपको क्या निकालना है. ये पहले देख लेते हैं मेमोरी मैप कैसे होगा. कैसे होगा मेमोरी मैप? पहले होगा n का लोकेशन कहीं तो भी हो जाएगा, फिर उसके बाद i का एक लोकेशन होगा, फिर उसके बाद मैक्स का एक लोकेशन होगा, फिर उसके बाद पॉस का एक लोकेशन होगा, और फिर इसके बाद v के 1000 लोकेशन हो जाएंगे. सो v0 हो जाएगा यहाँ पर, v1 होगा, v2 होगा, v3 होगा, v4 होगा, और ऐसे करते करते आखिर वाला क्या होगा? v99, ये लास्ट. ठीक है, ये आपका मेमोरी मैप हो गया. ऐसे मेमोरी लगेगी. C++ जो कंपाइलर है ये लाइन पढ़ के इतनी मेमोरी बना देगा. अब ये आपको बता दूं कि अगर मन, हाँ सॉरी बोलिए, ओ सॉरी 4 9 हो गए, ज्यादा ही हो गए, कुछ थोड़े कम कर देते हैं. ठीक है, अभी ये बता दूं कि इनपुट जो दिया है आपको, n = 4 दिया है और ये 4 नंबर दिए.
15, 9, 27 और 13, ये 4 नंबर इनपुट दिए। n की वैल्यू 4 है, दीज आर द 4 इनपुट वैल्यूज एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड इट्स पोजीशन। इन तीनों में, चारों में मैक्सिमम कौन सा है? 27। इसकी पोजीशन कौन सी है? हाँ, देखिए याद रखें, ये V0 है, ये V1 है और ये V2 है, यानी पोजीशन इसकी हुई 2, इसकी पोजीशन हुई 0, इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन 3। तो आपका जो आंसर निकलेगा वो ये निकलना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इज 27 एंड इट अकर्स एट पोजीशन 2। ये आउटपुट होना चाहिए अगर ये इनपुट दिया तो। इफ यू गिव लार्जर इनपुट, उसमें जो भी मैक्सिमम होगा वो और उसकी जो भी पोजीशन होगी वो निकल के आना चाहिए। लिखिए प्रोग्राम फटाफट। इसको भी चलिए साथ में लिखते हैं समय बचाने के लिए, लेकिन आपको अंदाजा आ गया आप क्या करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहले क्या करते थे, एक एक वैल्यू एक एक टाइम में पढ़ते थे, लेकिन अब चूंकि हमने एरे डिक्लेयर कर ही दी है और हमें मालूम है कि n नंबर पढ़ना है, तो क्यों ना हम इकट्ठा पढ़ लें। भाई पहले हमने ऐसा प्रोग्राम क्यों लिखा था कि शुरू में वी वर नॉट रिटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल नंबर। हम एक नंबर पढ़ के सम कर लेते, छोड़ देते थे, दूसरा पढ़ के छोड़ देते थे। अभी हम छोड़ने वाले नहीं है, रखने वाले हैं सबको, तो क्यों अलग अलग जगह पढ़े, इटरेशन एक ही जगह अलग से पढ़ ले उस नंबर को। तो हम ऐसा प्रोग्राम फिर लिख सकते हैं इसके आगे। ये n की वैल्यू पढ़ ली, इसके बाद हम लिखेंगे I have said give value of n, n की वैल्यू पढ़ ली 4, 10 व्हाटएवर। अब मैं यहाँ पे एक पहले स्टेटमेंट कर रहा हूँ, गिव इंडिविजुअल वैल्यूज। अब यहाँ पे मुझे n वैल्यूज पढ़ना है, एक वैल्यू नहीं पढ़नी। तो अब मुझे सी इन स्टेटमेंट इटरेशन में लिखना पड़ेगा उतनी बार वैल्यूज पढ़ने की, और वो इटरेशन फॉर लूप से इजीली बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं, अगर फॉर अब इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो n बार एग्जीक्यूट होगा। पहले n i इक्वल टू 0, फिर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूं सी इन लेस लेस ग्रेटर ग्रेटर, ठीक है, ये स्टेटमेंट n बार एग्जीक्यूट होगा। पहली बार यहाँ इसका मतलब होगा v0, then v1, then v2, then v3, v4, whatever is the value of n। सब वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज आके कहाँ रहेंगी, यहाँ 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 भर जाएंगे। अब इनपुट हो गया आपका। नाउ आई विल से फाइंड मैक्सिमम। हम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड है, शुरू में बोल देते हैं हम लोग मैक्स इज इक्वल टू v0। ऐसा मान के चलते हैं कि पहली जो वैल्यू है वही मैक्सिमम है, अगर नहीं होगी तो बदल देंगे। अगर मैक्सिमम v0 है तो इस मैक्सिमम की पोजीशन क्या हुई भैया, 0। इफ आई एम अश्यूमिंग फर्स्ट 0th एलिमेंट इज मैक्सिमम, देन इट्स पोजीशन इज 0। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब हमें इस मैक्स को हर वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, v1 के साथ, v2 के साथ, v3 के साथ। मान लीजिए v3 जो है इस मैक्स से बड़ा हो गया, तो हम वो मैक्स को बदल देंगे और उस समय पोजीशन को भी बदल देंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर हमने एक और इटरेशन ऐसे बना दिया, और
इसको जरा सोचिए, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक छोड़ रखा है। हाँ, क्यों 1 से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि V0 को हमने मान लिया है कि मैक्सिमम है, तो अभी हमको V1 देखना है, V2 देखना है, V3 देखना है, अप टू Vn-1। Vn-1 लास्ट एलिमेंट। ये इटरेशन जो है वो कितनी बार चलेगा? n-1 बार चलेगा। पहला वैल्यू हमने ले लिया है मैक्सिमम करके, दिस विल रन फॉर n-1 टाइम्स, एंड इन ईच टाइम व्हाट इट विल डू, इट विल कंपेयर दैट ith वैल्यू नाउ विद मैक्स। इफ the ith वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स, तो हमारा assumption गलत था, एक बड़ी वैल्यू मिल गई, तो मैक्स में हमें वो वैल्यू डालनी पड़ेगी, और जब मैक्स में हम वैल्यू डालेंगे तो अपने आप पोजीशन भी चेंज हो जाएगी उसकी। इसको फटाक से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं 1-2 मिनट में। ये इनपुट दिया है आपको, n इज इक्वल टू 4 दिया है, और वैल्यूज दी है, मान लीजिए 15, 9, 27 और 13। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं फटाफट, क्या होगा बताते जाइए। पहले हमने n पढ़ा, तो यहाँ पे n में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा क्या? फॉर i इक्वल टू 0, तो ये इटरेशन में i 0 हो गया पहले। फिर उसके बाद उसके अंदर गए तो V0 पढ़ा, तो V0 में क्या वैल्यू आ जाएगी? 15 आ जाएगी, या V0 में 15 आ गई। फिर क्या i इक्वल टू i प्लस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1। फिर अगली बार V1 में पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे? 9 पढ़ेंगे। फिर i की वैल्यू बदलेगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर आप सीन करेंगे Vi, मतलब V2 में पढ़ी जाएगी, अभी वैल्यू 27 आ जाएगी, ये 27 यहाँ पे आ जाएगी। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? 3। सिंस 3 इज लेस देन 4, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, सीन Vi करेंगे, Vi की वैल्यू क्या है अब? 13। कहाँ जाएगी वो? V3 में जाएगी, 13 हो गई। i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर वापस जाओगे आप यहाँ, is 4 less than 4? No. So you have read 4 values, आ गए आप वहाँ। तो मतलब ये काम खत्म करते करते आपकी चारों वैल्यूज रीड हो गई, इनकी वैल्यू रीड हो गई। अब आप ये एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। इस एल्गोरिथम में क्या किया? पहले मैक्सिमम इक्वल टू V0 मान लिया कि V0 मतलब क्या है? ये वाला है, तो मैक्स में आपने लिख दिया 15। फिर आपने यहाँ लिखा पॉस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0th वैल्यू थी, पॉस में आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? फॉर i इक्वल टू 1 to n-1, यानी i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। देखिए डबल यूज हो रहा है i का। एक बार i 0 से 4 तक जा चुका है पहले लूप, फिर से यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये i की वैल्यू 1 हो गई। अब क्या होगा? इफ V1 ग्रेटर देन मैक्स, V1 कितना है? 9 है। Is 9 greater than 15? No. Don't do anything. Come out here. I बढ़ा दो अब, I प्लस प्लस, I की वैल्यू क्या हो गई? 2। 2 4 से कम है, इसलिए फिर से अंदर आ गए। Is V2 greater than max? देखें V2 कितना है? V2 जो है 27 है, 27 15 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं? मैक्स इज इक्वल टू V2, यानी मैक्स में जो 15 थी उसको काट के हम यहाँ पे अभी 27 लेंगे, क्योंकि अब नया मैक्स मिल गया। और पोजीशन इक्वल टू i की वैल्यू 2 है, तो इसलिए ये पॉज जो था यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? तो देखिए मैक्स एंड इट्स पोजीशन यू आर कीपिंग ट्रैक बाय पुटिंग देम इन सेपरेट लोकेशन। ये एरेज में वैल्यू वही की वही है, मैक्सिमम बदल गई। चलिए वापस आ गए, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। नाउ यू कम डाउन, इज V3 ग्रेटर देन मैक्स? V3 क्या है भैया? 13 है। क्या 13 ग्रेटर देन मैक्स है? नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, आप बाहर आ जाएंगे। यानी यहां आने के बाद में जो भी वैल्यू मैक्स की है वो मैक्सिमम है, और जो भी वैल्यू पोजीशन में है वो उसका इंडेक्स है। पोजीशन 2 बताएगा, सही है, क्योंकि 27 2 में था। ये देखिए आप, इसीलिए इस इटरेशन के अंदर जो इफ स्टेटमेंट है, ये अगर कंडीशन सही हुई तो आप 2 चीजें चेंज कर रहे हैं। आप एक मैक्स चेंज कर रहे हैं, और जो करंट पोजीशन है उसको उस पोजीशन में डाल रहे हैं।
अगर ये स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपका पॉज 0 ही बना रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू सही आ जाएगी लेकिन पॉज नहीं बदलेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो पोजीशन और मतलब इंडेक्स और वैल्यू दोनों आप प्रिजर्व कर रहे हैं, यू आर प्रिजर्विंग बोथ ऑफ दीज इन टू सेपरेट लोकेशन। या हाँ, एक ही लूप में हो सकता है। वो उन्होंने कहा कि 2 लूप की क्या जरूरत है, जैसे पहले यहाँ लिखा था, एक ही लूप में पढ़ो भी और काम भी कर लो। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एरेज यूज करते हैं तो कभी भी आप एरे खाली पढ़ के मैक्सिमम निकालने के लिए यूज नहीं करेंगे। आप वो वैल्यूज यहाँ रख रहे हैं, इसका मतलब आगे जाके आपको उन वैल्यूज के साथ कुछ और करना है, इसीलिए आप इतनी सारी वैल्यूज पढ़ के स्टोर कर रहे हैं। जब भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो उचित यह है कि पहले आप सब वैल्यूज पढ़ ले एक साथ, इतने इटरेशन लगाए उसमें इसका मतलब नहीं है, लेकिन इनपुट सेक्शन जो है आपने पूरा हैंडल कर लिया, पूरा का पूरा इनपुट पढ़। सो एक्सप्लेन व्हाई व्हाट ही सेइंग इज आई कैन डू इट इन अ सिंगल इटरेशन, व्हाई एम आई पुटिंग 2 iterations? The answer is that ordinarily if I want to save space and I am using the same location and again, then a single iteration makes sense. But since I have been asked to store the values and find out the position and maximum, and we shall see that tomorrow night when we attend the next lecture, where we will try to learn sorting of arrays, then you will find that it is important that I read all the elements of array in one shot. तो इसके लिए जब भी array यूज करें तो जो भी इनपुट पढ़ना है एक अलग इटरेशन में इस तरह से पढ़ लें उस पूरा इनपुट, फिर उस इनपुट के साथ जो भी आपको करना है। So that is a better practice. You have followed how this is done? Now please note down this because tomorrow we will be building on this. अभी हमने मैक्सिमम निकाला है, कल को हम क्या करेंगे, वो मैक्सिमम को एक्सचेंज कर लेंगे। 27 अभी यहाँ है, इसको ऊपर ले जाएंगे, वो 15 को नीचे ले आएंगे, यानी मैक्सिमम एलिमेंट ऊपर आ गया। अब उसके बाद यही प्रोसीजर हम रिपीट करें सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, फिर से बड़ा ढूंढे उसमें और फिर से उसको एक्सचेंज करें, तो सेकंड नंबर सबसे दूसरा नंबर का बड़ा हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर का बड़ा हो जाएगा। ऐसे 1000 लोग होंगे, वी कैन अरेंज ऑल 1000 numbers in sorted order. We'll discuss this next time.